Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Here is a question, it is a very important question, concept based question. Which nutrient has maximum partial factor productivity? किस न्यूट्रिएंट की पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है? तो ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा सकता है. तो हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. इसका हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है ये हमको पता होना चाहिए. इसके बिना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या है पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी? तो इसको जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट. कितना हमें आउटपुट मिल रहा है, जितना हम इनपुट लगा रहे हैं उसको हम प्रोडक्टिविटी हम कह सकते हैं. और पार्शियल फैक्टर मीन्स देयर आर सो मैनी ग्रोथ फैक्टर्स. लाइट इज देयर, स्पेस, न्यूट्रिएंट, वाटर, ऑल दीज आर ग्रोथ फैक्टर एंड न्यूट्रिएंट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. तो कई सारे ग्रोथ फैक्टर हैं जिसमें लाइट है, न्यूट्रिएंट है, मॉइस्चर है, स्पेस है. तो उसमें जो एक फैक्टर की अगर हम स्टडी करें तो पार्शियल हुआ, एक ही फैक्टर हुआ, कई सारे फैक्टर नहीं हुए. 2-3 फैक्टर की स्टडी करते हैं तो उसे हम मल्टी फैक्टर बोलते हैं. तो यहाँ जब व्हेन वी टॉक अबाउट पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी तो इसका मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की बात कर रहे हैं. तो यहाँ जो फैक्टर हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट है. तो व्हाट इज द न्यूट्रिएंट प्रोडक्टिविटी? अब हम ये कह सकते हैं पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी फॉर न्यूट्रिएंट मीन्स न्यूट्रिएंट प्रोडक्टिविटी मीन्स इफ वी आर अप्लाइंग द न्यूट्रिएंट तो हाउ मच वी गेट. किसी न्यूट्रिएंट को अप्लाई करने से हमें कितनी यील्ड मिलती है वो उसका प्रोडक्टिविटी होगी, या हम उसको कह सकते हैं पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. सो दिस पीपीएफ पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. आपको समझ में आ गया होगा पार्शियल फैक्टर क्या है. कोई कई सारे ग्रोथ फैक्टर में कोई एक फैक्टर है. तो पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अब क्या मैंने आपको बताया पीएफ पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. तो इसमें क्या जो हमारा प्रोडक्टिविटी है दैट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट. तो आउटपुट हमारा क्या रहता है, ग्रेन यील्ड रहता है. सो इट इज ग्रेन यील्ड in kg per hectare divided by amount of the nutrient applied. Amount of nutrient applied. So this is the applied nutrient through fertilizer and the unit is also same kg per hectare. एक हेक्टर में हम कितना किलोग्राम उस न्यूट्रिएंट को डाल रहे हैं और कितनी हमें ग्रेन यील्ड मिल रही है, दैट इज दी पीएफपी. वो होगी हमारी पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी फॉर द न्यूट्रिएंट्स. तो यहाँ देखिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ तभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. अगर हम यहाँ देखें ग्रेन यील्ड इज कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूट्रिएंट्स. हमने एक हेक्टर में यील्ड ली चाहे गेहूं मेज की, वो तो कांस्टेंट है. बट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूट्रिएंट. नाइट्रोजन का अमाउंट अलग है, फास्फोरस की अलग है, जिंक की अलग है. तो हम जो यूज़ कर रहे हैं या जो अप्लाई कर रहे हैं या जो क्रॉप ने यूज़ कर लिया है वो न्यूट्रिएंट भी हम कह सकते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है. मान लीजिए कि मेज यील्ड, सपोज मेज यील्ड इज 60 क्विंटल पर हेक्टर, 60 क्विंटल पर हेक्टर. and the amount of the nutrient applied, suppose 120 kg per hectare. For example, phosphorus, suppose it is about 60 kg per hectare, and potassium is about 40 kg per hectare, and zinc is 5 kg per hectare, for example. So now this in kg per hectare, so we have to convert maize yield also in kg per hectare. न्यूट्रेंट हमने kg per hectare में दिया है तो yield को भी हम kg per hectare में रखेंगे. और एक क्विंटल में कितने होते हैं, 100 kg होते हैं, तो it is 100 kg per hectare. Now PFP for नाइट्रोजन क्या होगी अगर हम निकालें PFP for नाइट्रोजन, PFP for an नाइट्रोजन ग्रेन yield 60 into 100 divided by amount of nutrient is 120, 0, 0, 6, 1, 2,
and 250, तो 50 kg. So it means PFP for nitrogen is 50 kg grain per kg nitrogen applied. तो मतलब 1 kg नाइट्रोजन डालने से हमें कितना मिला, kg ग्रेन पर kg नाइट्रोजन, कि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन से हमें 50 kg नाइट्रोजन मिली. तो मैं यहाँ इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं अलग अलग न्यूट्रेंट के लिए. PFP फॉर नाइट्रोजन इज 50 kg ग्रेन पर kg नाइट्रोजन. उसकी यूनिट छोड़ दे रहा हूँ मैं अभी. नाउ 50 PFP फॉर फास्फोरस, देन P2O5 yield is same, yield is same 60 kg. So it is 60 into 100, बिकॉज ये जो yield है वो तो सबके लिए न्यूट्रेंट के लिए सेम है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 60 से 60 100 kg ग्रेन. सो इट इज PFP फॉर P2O5 इज इक्वल टू 100. अभी आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का इससे क्या रिलेशन है, कैसे ये निकल लेगा. तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे हम निकालते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. हालांकि यहाँ कोई ना तो ग्रेन यील्ड की अमाउंट दी है, ना हमें न्यूट्रिएंट की अमाउंट दी है, फिर भी हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं इसको करने के बाद आपको बताऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. सो नाउ PFP फॉर पोटेशियम हम निकाल सकते हैं. पोटेशियम PFP for potassium K2O grain yield is same, divided by potassium amount is 40, 0 0 3 2 50, that is 150. PFP for potassium is equal to 150 किलोग्राम ग्रेन. यूनिट मैंने छोड़ दिया है, किलोग्राम ग्रेन पर केजी न्यूट्रिएंट. अब यहाँ क्या हो जाएगा, पर केजी पोटेशियम. देन सिमिलरली फॉर जिंक, अब आप समझ गए होंगे जिंक के लिए कैसे निकालेंगे. बहुत सिंपल हो जाएगा. अब तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं. PFP फॉर जिंक, yield is same for all the nutrient and amount is 5 kg, so it is 20, that is 1200. PFP for zinc is 1200. So this is the PFP for different nutrient. So अब आप देखें, ध्यान से देखें कि PFP, what is PFP formula is, PFP formula is grain yield divided by nutrient amount. Partial factor productivity is equal to grain yield divided by nutrient amount, and this is the numerator, this is denominator. अब देखिए ये तो फिक्स हो गया, ग्रेन यील्ड तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो रही है. क्या चेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट अमाउंट चेंज हो रही है. अब न्यूट्रिएंट अमाउंट देखिए, जो न्यूट्रिएंट है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट जो डिनोमिनेटर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है. तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट की अमाउंट अगर बढ़ेगी तो PFP की वैल्यू क्या होगी, ओबियसली क्या होगी, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में. अगर न्यूमरेटर में होता तो बढ़ती जाती, लेकिन न्यूट्रिएंट कहाँ है, डिनोमिनेटर में है. तो न्यूट्रिएंट की अमाउंट अगर हम बढ़ाएंगे तो पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस होगी. सो दिस इज द फार्मूला. इफ वी नो द फार्मूला देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ सी हियर, दिस इज 120, अमाउंट इज डिक्रीजिंग 60 kg, फर्दर डिक्रीज 40 kg एंड 5 kg. अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक को देखें तो नाइट्रोजन से कम फास्फोरस है, फास्फोरस से कम पोटेशियम है, पोटेशियम से कम जिंक है. लेकिन अगर हम पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को देखें तो देखिए ये क्या होगा, अमाउंट देखिए कम होती जा रही है, तो पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. 50 to 100, 100 to 150, 150 to 1200. तो ये मैंने आपको बिल्कुल एक एग्जाम्पल बता दिया कि कैसे अगर न्यूट्रिएंट की अमाउंट बढ़ रही है तो PFP क्या होगी, कम होगी. तो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का कि PFP इज रिलेटेड विद द न्यूट्रिएंट अमाउंट. सो PFP अगर न्यूट्रिएंट
यही रिलेशनशिप हम देखें, पीएफपी और न्यूट्रिएंट के बीच की रिलेशनशिप देखें, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड। न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो पीएफपी कम है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, यहाँ ऑप्शंस आर फास्फोरस, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम। अगर आप ध्यान से देखें, देयर आर 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, देन एफईसीयू, एमएनजेडएन, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकिल, 17 न्यूट्रिएंट्स आर देयर। तो यहाँ देखिए, ये फास्फोरस किस में आता है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एनपीके में, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है, इसकी प्राइमरी से कम जरूरत पड़ती है। और ये जिंक और ये किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। ये कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। मैक्रो में भी ये देखिए कौन सा है, ये प्राइमरी है। फास्फोरस इज प्राइमरी न्यूट्रिएंट, फास्फोरस इज प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सल्फर इज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं अब, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्या है, कम है। तो अब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, जिंक एंड मोलिब्डेनम। तो इसका मतलब पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। So this is the reason that micronutrients have more partial factor productivity than macronutrient. Micronutrient की partial factor productivity macronutrient से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये inverse relationship है। अब जिंक और मोलिब्डेनम में भी देखिए जिंक 4 kg 5 kg पड़ता है, मोलिब्डेनम बहुत ही कम अमाउंट में पड़ता है। यही हमको बात ध्यान रखनी है, निकिल, मोलिब्डेनम इनकी अमाउंट बहुत कम है, क्लोरीन, आयरन, जिंक इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है। तो यहां देखिए क्लियर कट डिफरेंस है जिंक और मोलिब्डेनम का। अगर निकिल और मोलिब्डेनम होता तो कंफ्यूजिंग हो जाता, लेकिन मोलिब्डेनम क्या है, बहुत ही कम अमाउंट चाहिए मोलिब्डेनम की। अगर हम दूसरे न्यूट्रिएंट से देखें तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मोलिब्डेनम इज द करेक्ट आंसर। तो मोलिब्डेनम जो है अल्ट्रा नैनो न्यूट्रिएंट कहलाता है, ये अल्ट्रा नैनो न्यूट्रिएंट, सबसे कम रिक्वायरमेंट मोलिब्डेनम की और निकिल की है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, मोलिब्डेनम। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि हमारा क्या आंसर होगा, हमारा कॉन्सेप्ट पता था कि पीएफपी क्या होती है। नंबर 1, पीएफपी न्यूट्रिएंट अमाउंट से कैसे रिलेटेड है, हमको पता चला इनवर्सली रिलेटेड है। अब हमको देखना पड़ेगा कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, वो तो आंसर नहीं होंगे। फिर हमको देखना पड़ेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं। तो देखिए जनरली जो हमारे एफई और जेडएन है इनकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिंक सल्फेट हम अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट है ही। मोलिब्डेनम को हम कभी कभी अप्लाई करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट ही बहुत कम है। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे कम अमाउंट में चाहिए, कौन सा चाहिए होता है, मोलिब्डेनम। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से हमने इसका करेक्ट आंसर निकाल लिया। इफ यू नो द रिलेशनशिप एंड यू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट, देन यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपको उनका कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैलकुलेशंस भी आ सकती हैं। तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सो मेक अ क्लियरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड द थ्योरी एंड द सब्जेक्टिव पार्ट, देन यू कैन डू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप ऑब्जेक्टिव को केवल सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, उसकी थ्योरी को नहीं समझेंगे, तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट अमाउंट का। थैंक यू वेरी मच।